नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे आप सभी को पता ही है, हिस्ट्री का ये हमने 15 मार्च तक का समय लिया आपसे। हिस्ट्री का डेली एक मैराथन क्लासेस हम आपके लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको कराता हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करते हैं और क्या करते हैं, फिर उनमें से ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चन को आप एग्जाम में जरूर देखेंगे। आज की क्लास में से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेगा आपके पेपर में, और आप कहेंगे सर जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया। यही खास बात रही है इग्नू वाला की हमेशा से, कि हम वो कराते हैं जो पेपर में आता है। हम वो नहीं कराते जो आजकल मार्केट में चल रहा है, पेपर लीक। लेकिन हम एक चीज जरूर करा देते हैं कि पेपर का एक सही प्रेडिक्शन, एक सही भविष्यवाणी के पेपर में एग्जामिनर क्या रख सकता है। हालांकि एग्जामिनर तक सोच पाना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है 2-3 क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट कोड है आपका, यह है BHIC 134। ये हिस्ट्री का जो है, आप अगर सेकंड ईयर में है तो आपके पास 4th सेमेस्टर में ये होगा, जिसमें हम भारत के अंतिम ऐतिहासिक चरण की बात करते हैं। 1950 तक के इतिहास की बात करते हैं। बस 1950 तक का इतिहास क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पॉलिटी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है हमारे देश का संविधान लागू, है ना। और हमारे देश का संविधान अगर लागू हो गया है तो इतिहास क्या हो गया, पॉलिटी में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी की चीजें आप भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ सकते हैं, समकालीन विश्व में पढ़ सकते हैं, वो सब चीजें आप आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन इतिहास का ये अंतिम चरण है जिसे हम आधुनिक विश्व की संज्ञा दे सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक भारत या फिर आधुनिक विश्व। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना, साथ साथ नोट्स बनाना। पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा रहने की जरूरत आपको नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, इसके नोट्स बना के चलने हैं। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, तो ध्यान से इस क्लास को जरूर लें आप। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फंसता है। जो मराठा साम्राज्य था आपका, कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बतानी है आपको। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं मराठा साम्राज्य का मतलब क्या है। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ ये है कि मराठा साम्राज्य के काल में, जब देश के अंदर क्या था, मराठा साम्राज्य था, उस समय प्रशासन किस प्रकार का था। यानी कि क्वेश्चन को समझो, अर्थ क्या है। अगर उसने कहा है मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसका मतलब यह है कि जब मराठा साम्राज्य था देश में, तो उस काल के समय प्रशासन किस तरीके से चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन या शासन किस तरीके से चलाया जाता था। मराठा साम्राज्य कब से कब तक था? 17वीं से लेके 19वीं शताब्दी के आसपास तक क्या था आपका? मराठा साम्राज्य था। ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासकीय राजा यहाँ पर हुए हैं, है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसको कहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। आपने नाम इनका सुना ही होगा। महाराष्ट्र में इन्हें पूजा जाता है, इन्हें अपना आइडल माना जाता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र का ही अपना हुआ है। और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं, छत्रपति शिवाजी। इसके अलावा उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी, समृद्धि संपूर्णता की दिशा में विकसित भी किया। इन्होंने 2 काम क्या किए, एक तो इसकी नींव रखी, दूसरा इसे समृद्ध बनाया। इसकी चीजों को प्रोस्पेरिटी तक ले गए, समृद्धि तक ले गए। उनके बाद उनके सामंतों, यानी उनके जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने और उनके सेनापतियों ने क्या किया, साम्राज्य को और आगे तक फैलाया और साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, वंश के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो हर राजा के बाद आपको पता है, हर राजा के नीचे कुछ सामंत और सेनापति होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया मराठा साम्राज्य का, कि मराठा साम्राज्य क्या था। इतनी बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई। बहुत बढ़िया। अब हम आगे की अगर बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। तो मराठा साम्राज्य में आपको कुछ पद दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 पोस्ट, ये 4 क्या है, अधिकारी हैं मराठा साम्राज्य के, जिनके थ्रू क्या चलता था, प्रशासन चलता था। ये बात आपको याद रखनी है। 4 अधिकारी हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सेनापति, है ना। इसे कहते थे सिपह सलार। क्या कहते थे दोस्तों? सिपह सलार। सिपह सलार मतलब पूरी सेना का प्रमुख। फिर आता है आपका सचिव, यानी कि सेक्रेटरी। इसे मुख्य नायक कहते थे उस समय इसका नाम क्या था? मुख्य नायक। फिर आता था दबीर। दबीर का मतलब होता है अदालती अधिकारी, या फिर आप कह सकते हैं न्यायाधीश, है ना। जो न्यायाधीश होता था उस समय उसे क्या कहते थे? उस समय कहते थे उसे दबीर। इसके अलावा एक होता था अमात्य। अमात्य आपको पता ही होना चाहिए। अमात्य या फिर नेता जिसे हम कहते थे, इसका संबंध धार्मिक चीजों से होता था, या फिर आप इसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक फैसले, न्याय अधिकारी भी हम इसे कह सकते हैं। यह प्रणाली का एक केंद्रीय सत्ताधारी संरचना पर आधारित थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी सर्वोच्च पदाधिकारी थे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ का पूरा प्रशासन केंद्रीय सत्ताधारी पर टिका था। जो केंद्र में अधिकारी बैठा है ना। पूरा शासन किसके कंट्रोल में होगा? केंद्र के कंट्रोल में होगा। केंद्र के किस में होगा? नियंत्रण में होगा।
अब आपको पता है केंद्र के नियंत्रण में तो कौन बैठा होगा, भाई आप बताओ सबसे बड़ा मराठा राजा, है ना, मराठा राजा सबसे बड़े कौन थे, आपके छत्रपति शिवाजी। तो ये बात आपको याद रखनी है। केंद्रीय प्रशासन था, यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं था शक्तियों का ज्यादा, केंद्रीयकरण ज्यादा था, शक्ति को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, सारी शक्ति केवल राजा या फिर मराठा साम्राज्य के जो अधिकारी हैं उन्हीं के अंदर निहित थी, कोई ज्यादा विभाजन शक्तियों में यहाँ पर नहीं था। कहानी समझ में आई? डन। ये हो गया आपका मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कई मुख्य तत्व। आगे अगर बात करें इसमें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैसूर राज्य क्या। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया, मराठा साम्राज्य में जितने प्रमुख अधिकारी थे और इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ये क्लास फुल एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बल्कि आपको इंडिकेट देने के लिए होती है, क्योंकि आपने बहुत कुछ बुक्स में पढ़ा होगा, हमारे नोट्स भी आपने क्या करे होंगे, खरीदे होंगे, तो उनसे भी पढ़ा होगा बहुत कुछ। ये क्लास तो इंडिकेशन के लिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो किस मेंटेलिटी के साथ पढ़े, आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट की पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, मैसूर राज्य। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस बार इससे छपेगा जून 2024 के एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ मैसूर राज्य कहाँ से कहाँ तक आपका मैप में आपको दिखाई देगा। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये मैसूर राज्य कहलाता था उस समय, मैसूर। डन दोस्तों, ये है आपका मैसूर राज्य, लिखा हुआ है माइसोर, है ना। इंग्लिश में आप इसे क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर माइसोर लिखा होता है पर इसे पढ़ेंगे आप मैसूर ही, ठीक है। ये हो गया आपका मैसूर। डन। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं मैसूर राज्य क्या था। सबसे पहली बात तो कहां पर था, दक्षिण भारत में था। एक ऐतिहासिक राज्य रहा जिसकी स्थापना हुई 1399 में, लगभग आप कह सकते हैं 14वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना होती है। यदुवंशी राजाओं द्वारा की गई थी। कौन से राजा यहाँ पर शासन करते थे, यदुवंशी राजा। इसके अलावा 1947 में भारत की आजादी तक ये अस्तित्व में रहा, यानी कि लगभग 1400 के आसपास इसकी स्थापना होती है और 500 साल या आप कह सकते हैं लगभग 550 550 साल तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ और जब तक मैसूर को तमिलनाडु और क्या कह सकते हैं केरल आंध्र प्रदेश में विभाजित नहीं कर दिया गया 3 राज्यों में, तब तक मैसूर राज्य बना रहा। मैसूर राज्य की 2-3 खास बात आपको याद रखनी है। इसका इतिहास बहुत समृद्ध माना जाता है क्योंकि इसके इतिहास को जानने के हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, स्रोत हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे संगम साहित्य हो गया आपका, इसके अलावा संस्कृति और इसकी वास्तुकला, ये 3 चीज ऐसी हैं जो मैसूर राज्य को बहुत ही अहम बना देती हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं इतिहास में एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं। क्लियर? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका मैसूर राज्य। अब आगे क्या, मैसूर राज्य अपने शासन के दौरान कई शक्तिशाली राजवंशों का घर था। यानी मैसूर राज्य में ऐसी बात नहीं है एक ही वंश का शासन हमेशा रहा हो, कई प्रकार के राजवंश यहाँ पर आए, जिनमें से मैं आपको जो वोडियार राजवंश है ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। वोडियार वंश जिन्होंने मैसूर राज्य को उसके चरम तक पहुंचाया। सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में कौन सा माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, वोडियार राजवंश, है ना, जिसने इसकी स्थापना की थी 1399 से लेकर 1947 तक शासन किया, है ना। लगभग आप ये मान के चलिए कि वोडियार जो राजवंश है सबसे लंबा और आप कह सकते हैं एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने बहुत लंबे समय तक मैसूर राज्य को समृद्ध बनाया, उसकी वास्तुकला का विकास किया। वोडियार कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। मैंने आपसे कहा था वोडियार साम्राज्य कला का और वास्तुकला का। कला यानी आर्ट, आर्ट में सारी आर्ट आ जाती है, चित्रकला आपकी हो गई, मूर्ति कला आपकी हो गई, लेकिन वास्तुकला जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, इसका मतलब है इमारतों का निर्माण किस तरीके से करते थे, सड़कों का मंदिरों का निर्माण किस तरीके से करते थे, वो सब चीजें वास्तुकला। उन्होंने मैसूर शहर में कई सुंदर महल बनवाए। वास्तुकला में क्या उदाहरण आ गया, एक तो उन्होंने महल बनवाए और क्या बनवाए, मंदिर बनवाए। मैसूर राज्य भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था। सांस्कृतिक केंद्र मतलब जब लोग मैसूर में घूमने जाते थे विदेशी यात्री, तो वहां पर संस्कृति के बहुत सारे चिन्ह दिखाई देते थे। राज्य कर्नाटक संगीत और नृत्य की परंपराओं का घर था। देखो आपको पता, मैंने बताया था मैसूर में कुछ हिस्से कर्नाटक राज्य के भी थे, तो कर्नाटक वाले मैसूर के हिस्से में बहुत ज्यादा आपको संगीत और साथ साथ डांस की परंपरा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बहुत से प्रसिद्ध लेखक और बहुत से कवि भी हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कला, संस्कृति और साहित्य, इन तीनों में ही ये 3 स्तंभ माने जाते थे मैसूर साम्राज्य के, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का डेवलपमेंट या विकास बहुत तेजी से होता था। कहानी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं मैसूर राज्य के बारे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इसमें पॉइंट्स आपको दिए हैं। आगे अगर हम देखें मैसूर राज्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य है।
मैसूर राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था। एक बात आपको याद रखनी है, जब भारत आजाद हुआ उस समय सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मैसूर राज्य। कब तक रहा ये? 1947 तक रहा। दूसरा, मैसूर राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। किसके लिए? अपनी कल्चर के लिए और अपनी विरासत के लिए सबसे ज्यादा मैसूर राज्य आपका माना जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। मैसूर राज्य कई शक्तिशाली राजवंशों का घर था, जैसे वोडियार राजवंश। कौन सा राजवंश आपका? वोडियार जो राजवंश है उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मैसूर राज्य एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था, ये बात आपको रट लेनी है। साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया था, नृत्य हो चाहे संगीत हो, कर्नाटक वाला हिस्सा जो था मैसूर का वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था, है ना। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक बना लीजिए, कर्नाटक से साउंड आता है, कर्नाटक, कर नाटक, है ना। तो वो नाटक, संगीत और क्या आपका क्या हो गया, कला, ये सब चीज मैसूर के हिस्से में बहुत ज्यादा विकसित थी। कहानी समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। अब एक क्वेश्चन आता है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, इसे ही हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते थे। इसका दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त। कहां पर लागू किया गया था? दो तीन बातें आप लिख लेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं। कहां पर? 1793 में लागू किया गया था। कहां पर? कहां पर लागू किया गया? बंगाल में, है ना, क्योंकि बंगाली वह इलाका था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना अधिकार किया था। तो समझिए, स्थायी बंदोबस्त जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई क्या थी? एक भू राजस्व प्रणाली, यानी कि लोगों से भूमि का टैक्स किस प्रकार लेना है? फिक्स टैक्स लेना है। आप कह सकते हैं भू राजस्व प्रणाली कैसी थी? फिक्स। इस प्रणाली के तहत यह कह दिया गया था किसानों की चाहे फसल ज्यादा हो चाहे बर्बाद हो, हमें टैक्स चाहिए फिक्स। इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, क्योंकि इस भू राजस्व प्रणाली में पूरी तरीके से टैक्स को क्या कर दिया गया था? फ्री कर दिया गया था। कहां पर यह प्रणाली लागू की गई? बंगाल में की गई। किसने करी? अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू होता है। उस समय अंग्रेजी जो वायसराय थे आप कह सकते हैं, वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने यहाँ पर लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? भूमि से मिलने वाले कर को क्या करना? इकट्ठा करना और उसे व्यवस्थित करना, साथ साथ कंपनी की आय बढ़ाना, अंग्रेजों की इनकम बढ़ाना, इसका क्या था? मेन उद्देश्य था। इसकी मुख्य विशेषताओं को अगर जाने तो इसकी पहली विशेषता आपको दिखेगी, जमींदारों का स्थायी स्वामित्व, यानी कि टैक्स वसूलना किसका काम था? जमींदारों का था, तो उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया। इसके अलावा निश्चित भू राजस्व। निश्चित भू राजस्व का मतलब चाहे कितना भी उत्पादन हो, चाहे उत्पादन ना हो, चाहे सूखा पड़ जाए, कंपनी को एक निश्चित टैक्स भूमि से चाहिए ही चाहिए। भू राजस्व मतलब भू कर भी आप कह सकते हैं। तीसरा, न्याय अधिकार। न्यायिक अधिकार किसको मिल गए? जमींदारों को। जमींदार क्या करते थे? न्याय करते थे। किसके साथ? किसानों के साथ। इसका मतलब वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। कंपनी ने न्याय करने का अधिकार किसको दे दिया? है ना, किसको दे दिया? जमींदारों को। किसके लिए? किसान के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो न्याय अभी तक राजा महाराजा मुगल सम्राट या फिर बंगाल के नवाब करते थे, वो अब कौन करने लगे? जमींदार करने लगे। तो ये व्यवस्था थी आपकी स्थायी बंदोबस्त की। डन। स्थायी बंदोबस्त पेपर में आएगा, आप इसे पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में चीजें लिखी हुई हैं। स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा? तो कुछ प्रभाव इसके कैसे रहे? पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव प्रभावों में स्थायी राजस्व। अब कम से कम ये नहीं था कि किसान कितनी भी मेहनत करे। पहले ऐसा होता था कि किसान ज्यादा फसल उगाता था तो उससे ज्यादा टैक्स ले लेते थे, अगर वो कम फसल उगाता था तो भी ज्यादा ही टैक्स की मांग करते थे, तो किसान को बेनिफिट दिखाई नहीं देता था। इसलिए किसान बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब किसानों को ये लग गया कि मुझे फिक्स टैक्स देना है, तो वो ज्यादा मेहनत करने लगे, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा क्या मिला? लाभ मिला। इसके अलावा कृषि उत्पादन में थोड़ी सी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी, क्योंकि अब उसमें लोग मोटिवेट हो गए, उन्हें पता चल गया टैक्स तो अब फिक्स है, अब जितना हम एक्स्ट्रा कमाएंगे वो हमें ही बचेगा। और जमींदारों का वर्ग स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदार क्या हो गए? थोड़े शक्तिशाली हो गए, क्योंकि उन्हें क्या मिल गया? न्याय करने का अधिकार मिल गया। आप कह सकते हैं उन्हें मिल गया न्यायिक अधिकार। किसानों के साथ न्याय करने का अधिकार किसको मिला? इनको मिल गया। कहानी अगर समझ में आई हो तो, मजा आया हो तो जरूर इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगर हम बात करें नकारात्मक प्रभाव, किसानों का शोषण। भाई सबसे जरूरी क्या है? किसानों का शोषण हुआ। नेगेटिव इंपैक्ट में आप ये देख पाएंगे, क्योंकि अगर सारे फैसले जमींदार करने लगेंगे उनके साथ न्याय, तो न्याय और अन्याय में केवल आ का ही तो फर्क होता है ना। न्याय और अन्याय में एक ही लेटर का फर्क है, और इस लेटर को अगर न्याय के आगे लगा दें तो वही जमींदार किसानों के साथ अन्याय भी करते थे। ग्रामीण ऋण, स्थायी बंदोबस्त ने ग्रामीण ऋण बढ़ा दिया। अब तुम सोचो, अगर किसान की फसल अच्छी ना हुई हो लेकिन टैक्स तो उसे फिक्स देना ही देना है, तो ऐसी व्यवस्था में क्या होगा? बस सीधी सी बात है, किसान लोन देकर अपना टैक्स पूरा करेगा। इसलिए किसानों के ऊपर क्या बढ़ने लगा? ग्रामीण ऋण बढ़ने लगा।
कहानी अगर समझ में आई हो। और भूमिहीनता, स्थायी बंदोबस्त के कारण क्या हुआ, किसानों की जमीन का मालिक किसे बना दिया गया, जमींदारों को बना दिया गया, इसलिए किसानों के पास जमीन नहीं बची, तो इसलिए कहते हैं भूमिहीनता की कंडीशन क्या हो गई, पैदा हो गई। ये थे कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके स्थायी बंदोबस्त के। अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया टिप्पणी में, हिंद स्वराज क्या है। आपको पता है हिंद स्वराज की धारणा किसने दी थी, हमारे राष्ट्रपिता माने जाने वाले कौन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने दी थी आपकी कौन सी, हिंद स्वराज की शिक्षा लोगों को, है ना, ठीक है, क्योंकि हिंद स्वराज उनके द्वारा लिखी गई क्या है, एक पुस्तक है। ये बात आपने पढ़ी होगी, पुस्तक आप पूरी पढ़ सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरी में आप जाएंगे या पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इनकी पुस्तक हिंद स्वराज मिल जाएगी। यह 1909 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय समुद्र यात्रा के दौरान लिखी गई थी। गांधी ने पुस्तक कब लिखी, जब 1909 में वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, रंग भेद आंदोलन। जब उससे वापस लौट रहे थे तो जब समुद्र यात्रा में जो वक्त लगा, उसी वक्त के बीच गांधी को जो समय मिला, उस समय उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। यह पुस्तक गांधी के राजनीतिक दर्शन को दिखाती है, यानी गांधी राजनीति से रिलेटेड क्या सोचते हैं वो सब इस पुस्तक में है। जैसे गांधी के साथ कुछ शब्द जुड़े हैं, जैसे स्वराज, स्वराज मतलब व्यक्ति अपना शासन खुद चला सकता है, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सत्य की लड़ाई लड़नी चाहिए, सत्याग्रह, स्वदेशी मतलब कि बाहर की चीजों को त्याग कर अपने देश में निर्मित वस्तुओं को क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, और ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज मतलब गांव शहर पर निर्भर ना हो, गांव अपने आप में परिपूर्ण हो। ये सब बातें किसकी है, गांधी की है। हमें किस पुस्तक से मिलती हैं, हिंद स्वराज से मिलती है। समझ में आई कहानी। हिंद स्वराज में गांधी ने क्या किया, ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी और स्वराज की स्थापना के लिए कहा है। गांधी ने कहा कि अगर भारत को आजादी चाहिए तो हमें अहिंसा से और सत्याग्रह के तरीकों को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अंग्रेजों से डायरेक्ट रक्त रजित युद्ध कर पाए। स्वराज के लिए उन्होंने ये कहा कि हमें चाहिए राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहिए। अंग्रेज क्योंकि ये कहते थे हम तुम्हें राजनीतिक स्वतंत्रता दे देंगे, गांधी कहते थे हमें सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए, हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। इसीलिए गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया ताकि हम अपना नमक खुद बना पाए, हमें आर्थिक रूप से निर्भर दूसरों पर ना होना पड़े, हम खुद पे हो जाए। दैट वाज आपका कौन सा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप उसे फोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कृषि वाणिज्यीकरण का अर्थ है, कृषि वाणिज्यीकरण क्या होता है। देखिए आपको पता है खेती दो तरीके की जाती है। एक तो होती है आपकी कौन सी, जीवन निर्वाह की खेती। कौन सी खेती, जीवन निर्वाह की, जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती क्या खास बात होती है, तो आपको याद रखना जीवन निर्वाह खेती वो है जो केवल जीने के लिए की जाती है, यानी कि इसमें वो फसलें उगाई जाएंगी जिनका घरेलू उपभोग किया जाए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले वाणिज्यिक खेती क्या होती है, ऐसी फसलें उगाना जो व्यापार के लिए जरूरी हो, और जब ऐसी फसलों को उगवाया जाता है जबरदस्ती या फिर इच्छा से तो उसे वाणिज्यिकरण कहते हैं, जिसमें वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। जिसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वाणिज्यिक फसलें। जैसे आपका कौन कौन सा, कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, नील हो गया, अफीम हो गया, ये सब क्या है आपकी व्यापारिक फसलें। यदि कृषि क्षेत्र में इन फसलों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो इसे कहेंगे कृषि का वाणिज्यिकरण। कृषि के वाणिज्यिकरण का मुख्य उद्देश्य आपके हिसाब से फिर क्या हो सकता है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, बस सीधी सी बात है। कृषि में मार्केटिंग, विपणन को लेके आना, और कृषि में वितरण को क्या करना, बढ़ाना, ताकि क्या हो भाई, सबको अच्छे लाभ मिले, किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो। लेकिन आपको पता है भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे कराया गया था, जबरन कराया गया था, जबरदस्ती। किसने कराया था, अंग्रेजों ने। अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, जबरदस्ती कपास की खेती कराते थे, क्योंकि इनकी खेती करने से किसानों को विशेष लाभ प्राप्त हो नहीं पाता था, तो इसलिए किसान इस खेती से बचते थे, है ना। क्या क्या किया जा सकता है भाई, सीधी सी बात है, कृषि के वाणिज्यीकरण में सबसे जरूरी है उत्पादन का प्रबंधन। कारण क्या है, आपने व्यापारिक फसलें उगा दी, वो घर में तो काम आएंगी नहीं, उन्हें विपणन तक पहुंचाना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। विपणन बोले तो मार्केटिंग, है ना। बीज को बोने से लेके बाजार में बेचने तक पूरी प्रक्रिया क्या है, मार्केटिंग यानी विपणन। अगर वाणिज्यिक फसलों का विपणन नहीं किया जाएगा तो वो पूरी तरीके से उत्पादन क्या होगा, बर्बाद। तो उत्पादन का प्रबंधन भी जरूरी है और उन्हें बाजार तक पहुंचाना भी इसमें बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, वरना कृषि के वाणिज्यीकरण पूरी तरीके से असफल माना जाएगा। हैदराबाद राज्य कई बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद राज्य क्या था, है ना, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भारत के दक्षिण में और बीच में आप कह सकते हैं, क्योंकि मध्य तक फैला इसलिए कहते हैं, दक्षिण मध्य स्थित एक रियासत थी। रियासत भारत में टोटल कितनी थी, 565, उनमें बहुत बड़ी रियासत मानी जाती है हैदराबाद की। हैदराबाद की रियासत का जो राजा होता था उसे क्या कहते थे, निजाम। याद रखना, हैदराबाद के अधिकारी को कहते थे निजाम, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना होती है 1724 में, किसने की, निजाम उल मुल्क।
आसफ जहां प्रथम, ये उनका पूरा नाम है। इस्लामिक राज्य था, इसलिए बड़ा नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 1948 में भारत ने क्या किया, इसका विलय करा लिया अपने अंदर। और जब भारत में इसका विलय हुआ तो उस समय भी इसके नवाब जो थे वो कौन थे, निजाम ही थे। ये बात आपको याद रखना है। निजाम उस समय बहुत ही अमीर व्यक्ति माने जाते थे। अगर आपको इस बात का प्रूफ लेना है वो कितने अमीर थे, तो आप सर्च करना निजाम का हीरा, जो कि दुनिया का एक नायाब हीरा माना जाता है, और वो अब भी भारत के पास है, निजाम का हीरा। हैदराबाद राज्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर राज्य था। मैंने कहा था ना, भारत का सबसे बड़ा था और सबसे अमीर था। इस रियासत के अपनी सेना थी, इस रियासत के पास अपनी खुद की सेना भी थी, अपनी खुद की क्या थी, मुद्रा भी थी। हैदराबाद राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर था, है ना। हैदराबाद जो शहर है वो हैदराबाद राज्य की राजधानी थी। आज के समय में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। जो आज के समय में तेलंगाना की राजधानी है ना हैदराबाद, वो हैदराबाद रियासत की राजधानी थी। यानी हैदराबाद जो शहर है, वास्तव में हैदराबादी बिरयानी जहां पर बिकती है, वही इस हैदराबाद रियासत की राजधानी थी। आज के समय में वो राजधानी किसकी है, तेलंगाना राज्य की। हैदराबाद शहर अपने आप में क्या था, समृद्ध संस्कृति के साथ, अच्छी विरासत लेके, और क्या था, आप ये मान के चलना, जैसे इसकी अगर आप कह सकते हैं वास्तुकला के उदाहरण क्या है, तो चार मीनार हैदराबाद की, गोलकुंडा का किला ये भी हैदराबाद में, हुसैन सागर जो है ये भी क्या है, हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद के बारे में मैंने काफी चीजें आपको बता दी और ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए हैदराबाद राज्य पर टिप्पणी अब आप पेपर में कर पाएंगे। महालवाड़ी व्यवस्था, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, स्तंभरारी व्यवस्था, ऐसी है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। उस व्यवस्था में क्या था, कंपनी टैक्स लेगी जमींदारों से, जमींदार टैक्स लेंगे किसानों से। लेकिन यहाँ पर किससे टैक्स लिया जाएगा उसको देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। सीधी सी बात है, किसने शुरू की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। स्थायी बंदोबस्त कहां पर हुआ था, बंगाल में लागू हुआ था। ये हुआ उत्तर भारत में लागू। ये भी क्या थी, एक प्रकार की भू राजस्व प्रणाली ही थी, बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त के तहत। ये कब लागू की गई, 1822 1822 में शुरू की गई। 1947 में से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मालवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य था उत्तर भारत में क्या करना, कर को इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना और कंपनी की आय बढ़ाना। भाई कोई भी व्यवस्था हो प्रॉफिट के कारण ही लागू करेंगे अंग्रेज, सीधी सी बात है। अब इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, महाल, सबसे बड़ी विशेषता है महाल। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत गांव को महल कहा जाता था, है ना, और इस गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था, महाल कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। गांव के जिस आज के समय प्रधान कहते हैं ना, गांव का मुख्य व्यक्ति, एक गांव को तो महल मान लिया और वहां के मुख्य व्यक्ति को महाल मान लिया, और उसके साथ टैक्स को फिक्स कर दिया कंपनी ने कि पूरे गांव से टैक्स वसूल कर तू मुझे देगा। इस व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। क्लियर, भू राजस्व, प्रत्येक महाल के लिए एक निश्चित राशि। टैक्स यहाँ पर भी क्या था दोस्तों, टैक्स यहाँ पर भी पूरी तरीके से फिक्स था। ग्राम पंचायत, प्रत्येक महल में एक ग्राम पंचायत बनाई गई और उस ग्राम पंचायत का क्या किया गया, जो अधिकारी था उसे महाल नियुक्त किया गया। पट्टेदार, गांव पंचायत भूमि को किसानों को पट्टे पर देती थी, यानी गांव की जो पंचायत है वो किसानों को भूमि पट्टे पर देने का मतलब है ठेके पर देती थी कि तुम्हें खेती करनी है और आपसे टैक्स लिया जाएगा, बाकी प्रॉफिट आपका। ये व्यवस्था थी आपकी कौन सी, महालवाड़ी व्यवस्था, उत्तर भारत में लागू की गई। कहानी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। ये थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। आप इसके अगर पेड नोट्स चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। आप हमारे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। वॉरेन हेस्टिंगस, इस पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वॉरेन हेस्टिंगस कौन थे आपके, ये अगला क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंगस जिनका जन्म हुआ था कब, 1332 में, और इनकी मृत्यु होती है 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रहे हैं, एक प्रशासक रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, एक गवर्नर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। वे 1773 से लेकर 1785 तक लगभग 12 साल तक क्या रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। क्योंकि सबसे पहले शासन कहां पर स्थापित हुआ था, बंगाल में, तो वहां के पहले गवर्नर जनरल भी आप इन्हें कह सकते हैं। वे भारत में ब्रिटिश शासन के पहले वास्तविक शासक थे, यानी पहले वास्तव में शासक किसे नियुक्त किया गया, वॉरेन हेस्टिंगस को। हेस्टिंगस का जन्म 1332 में हुआ, कहां पर, इंग्लैंड में। उन्होंने 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया था, कदम रखा था, और 1772 में वे बंगाल के सुप्रीम काउंसिल के सदस्य बन गए, और 73 में वो बन गए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ये उनका करियर था, पहले कंपनी ज्वाइन की, फिर सुपर काउंसिल के मेंबर बने और उसके बाद डायरेक्ट गवर्नर जनरल। हेस्टिंगस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे भारत में प्रशासन व्यवस्था किसने लागू की, वॉरेन हेस्टिंगस ने। भारत में न्याय व्यवस्था किसने लागू की, इन्होंने। शिक्षा को लेकर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और सामाजिक कल्याण के कुछ कार्य भी इन्होंने किए। कई सुधार इन्होंने किए, वो सब आप डीप में पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फंसता है आजकल, दैट इज उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटेरिज्म। देखो क्या होता उपयोगितावाद, नैतिक दर्शन का एक सिद्धांत है
जैसे हमने आइडियलिज्म पढ़ा है आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है प्रयोजनवाद, है ना, रियलिज्म पढ़ा है वास्तविकतावाद, ह्यूमैनिज्म मानवतावाद। उसी तरीके से एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है आपका क्या, उपयोगितावाद, जहां पर लाभ ज्यादा हो, अगर दर्शन उधर की तरफ खिसक जाए उसे उपयोगितावाद कहते हैं। इसकी ये इस मान्यता पर आधारित है कि सही कार्यवाही वही है, सही वही है जिससे क्या हो, व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होता हो। आज के समय में व्यक्ति जीवन किस पे जीता है, उपयोगितावाद पर। जहां से प्रॉफिट है वही सही है, जहां से प्रॉफिट है वही नैतिकता है। धर्म, संबंध और आप कह सकते हैं प्यार मोहब्बत सब कहां तक है, केवल लाभ तक। जहां व्यक्तिगत लाभ है वही उपयोगितावाद है, वरना कोई किसी से ज्यादा मोह माया अब नहीं रखता। उपयोगितावाद को देने वाले कौन थे, जेरेमी बेंथम। भाई सीधी सी बात है, ये लालच कौन सिखा सकता है हमें, अंग्रेज। और इसके साथ साथ इनकी सहायता की थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किसने की थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंदर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला परिणामवाद। इसका मतलब यह है कि यह कार्यवाही के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कहने का मतलब ये सबसे पहले इवैल्यूएट करती है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो पढ़ने में मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। तो लालच क्या है, अच्छी नौकरी। पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस करती है। अगर आउटपुट निकलने वाला अच्छा है तो मैं उस काम को दिल से करूंगा, वरना कोई खास विशेषता इसकी नहीं है। इसके अलावा सुखवाद, ये हमेशा सुख की बात करता है। ये लोगों के ह्यूमैनिज्म, मानवता जो होती है ना, मानवता, कई बार मानवता को कुचलकर, आप ये कह सकते हैं कई बार मानवता को कुचल कर क्या कर सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उपयोगितावाद की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, है ना। और ह्यूमैनिज्म को आप इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिज्म जो है वो बात करता है दूसरों के लिए, और ये करता है स्वार्थ की बात। ये देखेगा केवल अपना सुख, और ये देखेगा परमार्थ की बात। परमार्थ मतलब दूसरों का सुख, ठीक है। तो आज के समय में यूटिलिटेरियन सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग उपयोगिता पर ज्यादा फोकस करते हैं, यूटिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया, एग्जाम में छपेंगे प्रश्न। अब है आपका कौन सा क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, ये क्या था, है ना। तो क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज जो थे मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान, इटली से, धुरी राष्ट्रों से। तो उस समय उन्हें भारत की सेना की जरूरत थी, तो क्रिप्स प्रस्ताव उन्होंने रखा भारत के सामने, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। इसे मानने से मना कर दिया था गांधी जी ने। मार्च 1942 में क्या हुआ था, नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने ये प्रस्ताव लेके आए, कौन सी पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे। वो भारत आए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और इसे कहते हैं हम कौन सा प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब क्या हुआ, वहां पर लेबर पार्टी की सरकार आई, वही हमारी आजादी के लिए मानी थी, वरना हमें आजादी आज भी नहीं मिलती। डोमिनियन राज्य, डोमिनियन राज्य का मतलब क्या है, प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को युद्ध के बाद एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य का मतलब यह है दोस्तों, डोमिनियन राज्य मतलब प्रभुत्व राज्य, जिस पर हमारा थोड़ा अधिकार होगा। राजनीतिक फैसले क्या लेगी, इंग्लैंड लेगी, बाकी आर्थिक और सामाजिक फैसले लेने का अधिकार हो जाएगा। संविधान सभा, प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, जो भारत का संविधान तैयार की। साथ साथ भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी। जो भारत के 565 रजवाड़े थे उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बंटवारा होना तय था, और चाहे तो वो एक अलग स्वायत्त राज्य बन सकते हैं। साथ साथ इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक कौन बचे, आपके सिख समुदाय के लोग, आप कह सकते हैं यहूदी, पारसी, ईरानी, तुरानी और ईसाई लोग, इनके अधिकारों पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव में बात कही गई, और ये पूरी तरीके से क्या हुआ, असफल हुआ, क्योंकि गांधी ने कहा इसे गुलामी का एक अलग प्रस्ताव है ना, इसे गुलाम प्रस्ताव भी हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया। राजा राम मोहन राय कौन थे, इनके बारे में ब्रीफली हम जानेंगे। राजा राम मोहन राय, ये इनकी क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की डेट। एक भारतीय समाज सुधारक थे, आप कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक थे। बंगाल पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। बंगाल के रहने वाले थे, और बंगाल में इन्होंने क्या किया, लोगों को जागृत किया। लोग सोए हुए थे, उन्हें अंधविश्वासों से जगाया। राजा राम मोहन राय का जन्म कब होता है, 22 मई 72 को हुगली जिला, जो बंगाल का हुगली जिला है, बहुत फेमस है, वहां का एक गांव है राधानगर, वहां पर इनका जन्म होता है। उनके पिता रामकांत क्या थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अब देखो वो तो बात ही है, पिता जो होगा बेटे के वही चीज बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो उनके पिता भी समाज सुधारक थे। शिक्षा की बात करें, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किन किन भाषाओं में करी, संस्कृत, फारसी और अरबी में प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी भी सीखी, यानी 5 लैंग्वेजेस का इन्हें क्या था, ज्ञान था। तो अच्छे खासे लेवल के शिक्षित व्यक्ति ये थे। सामाजिक और धार्मिक सुधारों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 3 प्रथाओं का विरोध किया, सती प्रथा, बाल विवाह और साथ साथ बहु विवाह। बहु विवाह मतलब एक से ज्यादा शादी करना,
इसको लेकर इन्होंने विरोध किया। साथ साथ इन्होंने कहा कि विधवा विवाह शुरू होना चाहिए, विधवाओं का दोबारा विवाह किया जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आज भी बंगाल में बहुत फेमस माना जाता है। योगदान की बात करें, इन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया, पत्रकारिता में ध्यान दिया और बहुत सा साहित्य भी इन्होंने लिखा। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की, दैट वाज राजा राम मोहन राय। इन पर टिप्पणी करने क्वेश्चन आएगा। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सुधार आंदोलन का क्या महत्व है? सुधार आंदोलन किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का कंटेक्स्ट क्या है? यहाँ का सुधार आंदोलन का कंटेक्स्ट है दोस्तों समाज। समाज में होने वाले जो सुधार आंदोलन है उनका क्या महत्व होता है, उनको समझने की कोशिश करना। भारत में 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच बहुत ज्यादा समाज सुधार आंदोलन हुए, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, जातिवाद, रेसिज्म, इन सबको खत्म करने के लिए सुधार आंदोलन चलाए गए। क्यों चलाए गए? ताकि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाए, शिक्षा का प्रसार हो जाए, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं आए, लोग जाति से बढ़कर थोड़ा ऊपर उठे, धर्म से ऊपर उठे और अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक मानने लगे। हम भारतीय हैं, जैसे सन्नी देओल ने कहा था उस पिक्चर में, इंडियन, मैं कौन हूं? इंडियन। महिलाओं की स्थिति सुधरे। महिलाओं की स्थिति कैसे सुधरेगी? जब बहु विवाह खत्म होगा, जब सती प्रथा खत्म होगी, जब क्या होगा, बाल विवाह खत्म होगा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। तो इसलिए सुधार आंदोलन के महत्व में आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन राय है, ट्रिपल RRR से आप इन्हें याद रख सकते हैं। सुधार आंदोलन में आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम्पल केवल आप बंगाल के कंटेक्स्ट में देना, क्योंकि उन्होंने केवल बंगाल में ज्यादातर कार्य किए। तो ये था आज की मैराथन, जो आपके लगभग आधा घंटा 35 मिनट चली, जिसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि ये एग्जाम में जरूर फंसेंगे। क्लास को 2 बार देखना, 2 बार नहीं तो 3 बार देखना, यही क्लास आपके लिए पास कराने के लिए इनफ होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।